हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी जनरेटर के बारे में है ना डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराऊंगा, है ना। सभी बच्चे कह रहे हैं सर आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, सिलेबस ख़त्म कैसे होगा। सभी बच्चे जो है इस चीज़ को लेकर के चिंता ना हो, मैं सिलेबस जो है ख़त्म कर दूंगा टाइम से, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट ले रहे हैं, बस कोई भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ नहीं रहा है, ना तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है कि मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ फिर से डीसी जनरेटर, जिसको सभी लोग पहले डिस्क्रिप्टिव को समझेंगे, उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो डीसी मशीन में सबसे मेन पार्ट पहला है डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर आइडेंटिकल होता है, एक समान होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है बस, ठीक है। जैसे जनरेटर है क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। देखो बस आपको ये समझना है, मैं माइंड में स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करूँगा, जिसके माइंड में स्ट्रक्चर इस चीज़ का बनेगा डीसी मशीन का, उसे डीसी मशीन सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखो डीसी जनरेटर का मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में लिखा गया है, मैं बोल दूंगा हिंदी में, उसे हिंदी में भी सब लोग लिख लेंगे। और कोई भी नोट्स का पीडीएफ जो बनाएगा या पीडीएफ किसी से कोई मांगेगा नहीं, अपना नोट्स खुद बनाइए और अपनी भाषा में कोडिंग करो और समझने का प्रयास करो सब लोग, ठीक है, तभी आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन आसान नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ गया, इमेज बनना शुरू हो गया, डायग्राम बनना शुरू हो गया माइंड में, तो बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो डीसी मशीन में जनरेटर आपको पढ़ना है, मैं जनरेटर के बारे में बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप मोटर भी समझेंगे। उतने टाइप का, जितने टाइप का जनरेटर होगा उतने टाइप का मोटर भी होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है ना। मैक्सिमम चीज़ समझने का प्रयास करो तो शायद आ जाएगा सभी लोगों को, ठीक है। डीसी मशीन सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली मतलब होता है अलग, पृथक, है ना। इसके जो वाइंडिंग होगी ना, फील्ड वाइंडिंग, उसके एक्साइटेशन को अलग से एक्साइटेड किया जाएगा, एक्साइटेशन वाइंडिंग को समझ लो, है ना। उसकी जो एक्साइटेशन होगी अलग होगी। कुल मिलाकर के कह सकते हैं हम जो सप्लाई सिस्टम है इसमें वो अलग अलग होगा, है ना। रोटेटिंग पार्ट का अलग होगा, स्टेबल पार्ट का अलग होगा। इसमें क्या है, सेल्फ एक्साइटेड, ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया तो आगे सेल्फ एक्साइटेड का आविष्कार किया गया, है ना। इसको डेवलप किया गया, इम्प्रूव किया गया। सेल्फ एक्साइटेड दो प्रकार का होता है, परमानेंट मैग्नेट मतलब जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जो जिसे आप बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो मनुष्य बनाता है, कैसे बनाता है देखो, बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करोगे सब लोग। ये एक आयरन का पार्ट है ना, मतलब ये लोहे का भाग है, ये उस पर वाइंडिंग किया गया है ना, ये देख रहे हो लपेटा गया है। उस पर वाइंडिंग करके जब उसे एक बैटरी से, सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो उसमें देखो ध्यान से, तो एक करंट फ्लो होगा। इस करंट से इसके आसपास इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। बस अंतर ये है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, कि परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, मतलब आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ये इस टाइप का मैग्नेट है, आप इसमें अगर करंट का मान बढ़ाएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। यही अंतर है, मतलब कि हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आगे देखो, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट तीन प्रकार का होता है, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। सीरीज मतलब वाइंडिंग सीरीज में होगा आर्मेचर के, और ये वाइंडिंग जो होगा आर्मेचर के समांतर क्रम में होगा, पैरेलल में होगा। आगे मैं डायग्राम से पूरा चीज़ समझाऊंगा। कंपाउंड वाउंड जनरेटर, ये भी आगे आपको इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाएगा, ये मैं आगे डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस इसको आपको समझना है कि इतने टाइप्स का होता है। ये कंपाउंड वाला दो प्रकार का होता है, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, ठीक है। शॉर्ट शंट वाइंडिंग वाला जनरेटर, लॉन्ग शंट वाइंडिंग वाला जनरेटर, इन दोनों को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल। कम्युलेटिव माने जोड़ना,
जो फ्लक्स है इसमें ऐड होगा और इसमें फ्लक्स क्या है, एक दूसरे का विरोध करेगा। कैसे करेगा मैं आगे उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, है ना, डायग्राम के साथ। इसके बाद है देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड, मतलब फ्लक्स ऐड हुआ, फ्लक्स ऐड होता था तो देखो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, अंडर कंपाउंड, लेबल या फ्लैट कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड मतलब इससे हम लिमिटेड स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, जनरेटर से मतलब वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो है हम एक निश्चित मात्रा, मतलब कह लो ये 100% से कम वोल्टेज देगा, ये 100% वोल्टेज देगा, ये 100% से ज़्यादा वोल्टेज देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है यूट्यूब में सब लोग ऑब्जेक्टिव बस याद कर ले रहे हो, डिस्क्रिप्टिव कोई नहीं पढ़ा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ, है ना, डायग्राम के साथ, ताकि आप लोगों के दिमाग में इमेज बने। देखो इमेज बनाना बहुत हार्ड है, अगर माइंड में इमेज बन गया तो आप जो है आसानी से बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल है ना, कार्य सिद्धांत है डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, छोटे आकार के डीसी जनरेटर को डायनमो कहते हैं। छोटे आकार का जो डीसी जनरेटर होता है उसे हम डायनमो बोल सकते हैं। कैसा होता है, देखो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आप लोगों ने ऐसा चित्र देखा भी होगा। एक मैग्नेट है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाया जाएगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये वाला विद्युत वाहक बल। ठीक है, और क्लोज लूप होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस विद्युत वाहक बल और इस करंट की दिशा एक ही दिशा में होगी। अगर एक ही दिशा में होगी तो समझ लेना ये जनरेटर है। ठीक है, ये तो मैं आगे अभी बताऊंगा पूरा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन डायग्राम देख लो इसको। इसी का इम्प्रूवमेंट फॉर्म डीसी जनरेटर है। पहले के समय में आप हाई स्कूल इंटर में देखा होगा आपने, ऐसी किताबें बना रहता था जहाँ लिखा रहता था डायनमो, है ना, या डीसी जनरेटर। ओके, तो इन्होंने आगे देखो कहा डीसी जनरेटर फैराडे के नियम पर। किसके नियम पर? फैराडे के नियम पर। फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उनके नियम पर कार्य करता है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कटता है, जिसके कारण चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो विद्युत वाहक बल कितना होता है बेटा? BVL साइन थीटा। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है सभी लोग लिखेंगे तभी आएगा सबको। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है। भी क्या है? वेलोसिटी है। मतलब ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, किस वेग से घूम रहा है? भी वेलोसिटी से घूम रहा है, भी गति से। इस कंडक्टिंग मटेरियल मतलब जो वाइंडिंग है उसकी लंबाई कितनी है? L, है ना, और साइन थीटा क्या है? एंगल है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये देखो बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स घनत्व। भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर जो घूम रहा है किस स्पीड से। एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर चालक पदार्थ का लंबाई। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा ये चित्र सब लोग बना लेना। अपनी कॉपी में सभी लोग ये डायग्राम बनाएंगे और उसमें ये चीज़ जरूर दिखाएंगे, आई और ई इन दोनों की डायरेक्शन जो है एक ही दिशा में होगी तो वो जनरेटर कहलाएगा। ठीक है, और जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है बेटा? फैराडे के नियम पर काम करता है। अभी तक आपने ये सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, देखो डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है किसके नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मतलब अपनी हाथ को हम इस प्रकार से रखें कि इन दोनों उंगलियों के बीच में 90 डिग्री एंगल बने और इन दोनों उंगलियों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल बने, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। देखो यहाँ मैंने चित्र बनाया है, ये तीनों आपकी उंगलियाँ हैं। पहले है अंगूठा, ठीक है, इसके बाद है तर्जनी, मतलब प्रथम उंगली को बोलते हैं तर्जनी, याद कर लेना इसको। और बीच वाली उंगली को बोलते हैं मध्यमा, फोर फिंगर। ठीक है, तो जो अंगूठा है वो फोर्स की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा बेटा? फोर्स की। ये देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के पैरेलल में है,
मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को प्रथम अंगुली दर्शाएगा, तर्जनी जिसे कहते हैं। और इस पर जो फोर्स लगा के आप घुमाएंगे, इस पर जो फोर्स लगा के घुमाएंगे वो क्या है बेटा, अंगूठा है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो होगा, देखो आप ऐसे फोर्स लगाएंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, फोर्स यहाँ हो गया, इससे 90 डिग्री पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट डेवलप होगा वो भी इस मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा, इस करंट मतलब इसमें जो वोल्टेज डेवलप हुआ वो, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उससे 90 डिग्री के एंगल पर स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर के कह सकते हैं हम, जो अंगूठा है और प्रथम उंगली है वो भी 90 डिग्री उसके बीच में एंगल होगा, और इस उंगली और इस दूसरे वाले बीच वाले उंगली के बीच में भी दूरी 90 डिग्री का होगा। ये है राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये आपको याद क्या करना है, अंगूठा क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रथम उंगली मतलब तर्जनी, और मध्यमा क्या है, वोल्टेज या करंट की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, ठीक है। इसको देखो, अब मैं, हाँ बिल्कुल, देखो इसको, अब आपको मैं आगे डीसी जनरेटर के पार्ट बताऊंगा, ठीक है। डीसी जनरेटर में मेन पार्ट क्या है मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्टिव करना आसान हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन डिस्क्रिप्टिव कोई नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट है योक या बॉडी। यह कॉस्ट आयरन या कॉस्ट स्टील का बनता है। कॉस्ट मतलब ढलवा, स्टील माने लोहा, ढलवा लोहा से बना होता है। ढलवा लोहा क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें तो ये रोटेटिंग पार्ट यहाँ रखोगे, ये जो ऊपर वाला है ना योक, ये देखो लिखा है योक, इसी को कहते हैं। ये पूरा किससे बनेगा बेटा, ढलवा लोहा से, ठीक है। और उसी का ये देखो इम्प्रूवमेंट फार्म है, मैं आगे बताऊंगा अभी। कॉस्ट स्टील का बना होता है, ये याद रखना, किस चीज़ का बना होता है, कॉस्ट स्टील का, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करता है। ध्यान से देखना, ये वो है योक है इसका, है ना, ढलवा लोहा का बना है, ये आप जान गए। इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें ये समझना है कि ये देखो फ्लक्स का जो पाथ है वो इसी योक के सहारे होकर के गुजर रहा है, दिखाई दे रहा है, इसी योक के सहारे होकर के, ये डॉट लाइन से जो दर्शाया गया है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मशीन के, है ना, मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करता है। ये देखो, ये डॉट लाइन से जो दिखाया गया है उसी की बात हो रही है। इस चित्र को भी अपनी भाषा में सब लोग समझ लेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये केवल सुरक्षा प्रदान करता नहीं है, उसके साथ साथ इस मैग्नेटिक लाइन को एक क्लोज पाथ प्रदान करने का भी काम करता है। कौन करता है, योक मतलब ढांचा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ऐसे टेम्परेरी बनाया है ना, इससे अच्छा डायग्राम ये है ना, अच्छा डायग्राम ये है, सभी लोग इसको बना लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेना इसमें से, ओके। इसमें देखो लिखा भी गया है, आर्मेचर स्लॉट, योक, मैग्नेटिक पोल, आर्मेचर कोर, पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल कोर, फ्लक्स, मैग्नेटिक पोल शू। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्रुव नाल, है ना, ये जो ऐसे घोड़े की नाल की तरफ बनाया गया है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका यूज क्यों करते हैं मैं आगे भी बताऊंगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, इसमें मैंने देखो समझाया है आपको कि ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग, इस पर वाइंडिंग किया जाएगा, है ना, इस पर वाइंडिंग किया जाएगा, ये देखो इसके ऊपर जो ऐसे वाइंडिंग किया जाएगा। तो ये क्या है, पोल शू है, ये फील्ड वाइंडिंग होगा इस पर, और इस पूरे को बोलते हैं योक, है ना, बॉडी या फ्रेम या ढांचा हिंदी में, ठीक है। ये है कम्यूटेटर, इस पर कम्यूटेटर लगेगा, ये मैंने बता रखा है, ध्यान से देख लो। ये भी कम्यूटेटर कहाँ पर है, ये है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, इस पर वाइंडिंग है,
वाइंडिंग कहाँ पर है, देखो इसी स्लॉट बना है ना, इसी स्लॉट में वाइंडिंग किया गया है। इसके सामने का व्यू ये है और इसके साइड में ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है और इस पर कार्बन ब्रूस लगा होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो कम्यूटेटर समझ लिया आप। इंटरपोल आगे की चीज़ है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि इंटरपोल कहाँ होता है। मैं ये डायग्राम फिर से उस समय आपको दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए ये है आर्मेचर। आर्मेचर मतलब रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, तो दूसरा ये पहला योक वाला पार्ट जो है पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है। देखो ये देखो कॉस्ट जो योक है वो समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड पोल, है ना। फील्ड ये है और इस पर पोल है, मतलब नॉर्थ साउथ ये क्या है, सब पोल है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको स्टडी कराना है, ध्यान से देखना। यह योक या फ्रेम का आंतरिक भाग होता है। कैसा भाग होता है बेटा, ये उसका आंतरिक भाग होता है। देखो ये ध्यान से, ये योक है, इसके अंदर क्या है, ये पोल है। ये सभी क्या है, चारों पोल हैं। नॉर्थ साउथ, है ना। कभी भी नॉर्थ नहीं होगा, या नॉर्थ दो पोल एक समान नहीं होंगे। नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, अगर नॉर्थ साउथ यहाँ है तो नॉर्थ और साउथ इधर भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा समझ लो कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ होगा, साउथ के सामने साउथ होगा। ठीक है, ऐसा पोल में किया जाता है और इस पर वाइंडिंग होती है। तो ध्यान से देखो, जो फील्ड पोल है ना, यह योक या फ्रेम का आंतरिक भाग होता है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है। कितनी हो सकती है बेटा, मिनिमम पोल 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल इन डीसी जनरेटर कितना हो सकता है, 8। फील्ड पोल के प्रसारित भाग को ध्रुव नाल कहते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये ध्यान से देख रहे हो, ये ऐसे तिरछा बना हुआ है ना। इसको कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो ऐसे फैलाव है, ये इस आगे वाले हिस्से को ध्रुव नाल कहते हैं। घोड़े की नाल देखे होगे तो मतलब उस ऐसे ही होता है, इसलिए इसका नाम ध्रुव नाल दिया गया। नाल मतलब ये चौड़ाई होती है, समझ लो एक तरीके से। ध्रुव मतलब ये पोल है। ठीक है, पोल की जो नाल है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ तक है। फील्ड पोल वाइंडिंग जो है मेनली कॉस्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील का बनता है। सिलिकॉन स्टील का यूज जो है ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये महंगे मशीनों में किया जाता है। लेकिन मैं भी यहाँ लिख दिया है नॉलेज के लिए। मैक्सिमम आपको पूछा जाएगा फील्ड पोल किससे बनता है, तो आप बताएंगे कॉस्ट स्टील से। ठीक है, ठीक है। देखो जो पोल शू है ना, ध्रुव नाल कैसा होता है, ऐसा देखो मैंने चित्र बना के यहाँ समझाया है, अच्छे से देख लो। ये जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, बाहरी वाला भाग, ये चौड़ा, इसको ध्रुव नाल कहते हैं। ये पूरा ध्रुव है और ये आगे वाले हिस्से को पोल शू कहते हैं। अंग्रेजी में पोल शू, हिंदी में ध्रुव नाल। ठीक है, पोल शू द्वारा फ्लक्स को आर्मेचर की परिधि पर समान रूप से वितरित किया जाता है ना। फ्लक्स को, ये देखो फ्लक्स है, इसको समान रूप से वितरित कौन करता है, ध्रुव नाल करता है। ठीक है, ध्रुव नाल मतलब फ्लक्स को फैला देता है। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों कहा कि फ्लक्स फैल जाता है। फ्लक्स का फैलाने का मतलब ये है जितना दूर तक आप फ्लक्स फैलाएंगे, है ना। ध्यान से देखो, ये आर्मेचर है, इसके सामने ध्रुव नाल है, यहाँ भी ध्रुव नाल है, यहाँ भी। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स इस कंडक्टिंग मटेरियल में आएगा, आर्मेचर के कंडक्टिंग मटेरियल में आएगा, उतना ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा। समझ में आया ना, याद रखना मेरी बात, इसको ध्यान से देख लो। मैं बार बार डायग्राम इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए जो मैं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम चित्र से समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, देखो आगे लिखा है, जिसके कारण लीकेज फ्लक्स की मात्रा कम हो जाती है। लीकेज फ्लक्स मतलब देखो, इस आर्मेचर पर मान लो यहाँ आप ध्रुव नाल नहीं लगाए होते तो फ्लक्स आता, लेकिन कम आता। ठीक है, और बाकी का फ्लक्स कहाँ चला जाता, लीकेज हो जाता। इसीलिए यहाँ पर ध्रुव नाल बना करके लीकेज फ्लक्स को और ज़्यादा यूज किया गया है। मतलब कि यहाँ से जो फ्लक्स की मात्रा पहले कम थी उसको ज़्यादा करने का काम कौन करता है, ध्रुव नाल करता है, प्रसारित कर देता है। प्रसारित मतलब फैला देता है। ठीक है, और इसके बीच में जो एयर गैप होता है बहुत कम होता है, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है,
तो इससे क्या है, लीकेज फ्लक्स की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार फील्ड पोल की दक्षता बढ़ जाती है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात पोल शू द्वारा यूजफुल फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाती है ना। मैं लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ समझ में आए। ठीक है, देखो अब क्या हो गया कि यूजफुल फ्लक्स की मात्रा बढ़ गई तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ें तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है ज़्यादा, लेकिन मैं आगे जो बता रहा हूँ उसमें ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, फील्ड पोल और पोल शू को लैमिनेटेड कॉस्ट स्टील, जो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है ना, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील होता है ना। लेकिन सिलिकॉन स्टील कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर महंगी मशीन होती है और हाई इफिशियंसी की आवश्यकता होती है। वरना नॉर्मली जगह जो होता है वो कॉस्ट स्टील का ही प्रयोग किया जाएगा। किसको प्रयोग बनाने के लिए, पोल शू और फील्ड पोल को। ठीक है, ठीक, देखो ये याद कर लेना, लैमिनेटेड मतलब पतली, लैमिनेटेड मतलब पतली, इसका सही मतलब समझ लो। देखो पतली पतली पत्तियां हैं ये, है ना, कोर हैं, किस चीज़ की बनी हुई है मटेरियल, ये लैमिनेटेड कॉस्ट स्टील की हैं, लेकिन ये पतली है। इसके बीच में है ना वर्निश की परत चढ़ी हुई है और इन सभी पत्तियों को जोड़ करके आपको ये तैयार किया गया है। तो इसी के सिद्धांत पर है ना इसका जो ये है, ये ध्यान से देखो, है ना, ध्रुव नाल, पोल एंड पोल शू दोनों को उसी से बनाया जाता है। तो वहीं पर ये देखो लिखा गया लैमिनेटेड मतलब पतली, कॉस्ट स्टील या एनल्ड स्टील से बनाया जाता है। किसको, पोल शू और पोल को। ठीक है, तीसरा टर्म है आर्मेचर। ये सभी डीसी जनरेटर के भाग हैं। यह बेलनाकार भाग है, सबको पता है कैसा होता है, सब लोग इसको ध्यान से देख लो, है ना। वाइंडिंग नहीं है इस पर, तब ये ऐसा दिखेगा, उसमें स्लॉट है, और जब इस पर वाइंडिंग हो जाएगा तब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके साइड में कम्यूटेटर होता है, ये याद रखना मेरी बात, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसी की बात हो रही है, आर्मेचर की बात हो रही है। तो यहाँ लिखा गया है देखो, एक बेलनाकार भाग जो 0.3 mm एंड 0.5 mm तक होती है, मतलब कि इसके जो पत्तियां हैं उनकी मोटाई कितनी है, एक पत्ती की मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm तक हो सकती है। ठीक है, मतलब कि 0.3 से कम नहीं हो सकता है, 0.5 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सिलिकॉन स्टील, मैंने कहा ना, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। देखो आर्मेचर को आप सिलिकॉन स्टील का ही बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, जो मैग्नेट कैप्चर करने की पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इसके जो डोमेन होते हैं इंटरनल डोमेन वो यूनिक होने में बहुत आसान होते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है ना। ये देखो ऐसे रिवेट करके बनाया जाता है, मतलब रिवेट मतलब जोड़ना, मतलब कि उसमें कील है, ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये इसकी बात नहीं हो रही है, ये आर्मेचर की बात हो रही है। ठीक है, आर्मेचर कोर के लैमिनेटेड देखो जोड़ करके कैसा बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया, सब पूरा टोटल ऐसे हो गया। आगे देखो लिखा गया है, आर्मेचर कोर के लैमिनेटेड होने से उसमें भंवर धारा हानियाँ, एडी करंट लॉसेस कम हो जाती हैं। आर्मेचर में कॉइल कुंडली स्थापित करने के लिए स्लॉट बने होते हैं। स्लॉट कैसे होते हैं, ये देखो, ये जो ऐसे बना है ना, ये स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, स्लॉट मतलब खांचा। ठीक है, ये भी स्लॉट है। ओके, आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स को कट करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना होता है। तो सभी लोग जानते होंगे लगभग, इसको याद भी रखना। विद्युत वाहक बल आपको आर्मेचर में एसी सप्लाई बनाने के बाद उसको डीसी सप्लाई में जनरेट ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, मतलब आउटर सर्किट में भेजते हैं। इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आगे मैं दिखाऊंगा। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है, ये इम्पोर्टेंट है।
सामान्यतः 1 ओम होता है, 1 ओम से कम ही रखा जाता है, मिनिमम 1 ओम। ठीक है, 1 ओम से भी कम रखने का जो मतलब है कि उसमें उस मशीन की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। ये आर्मेचर है ना। इस पर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इस पर जो वाइंडिंग करोगे उस वाइंडिंग का संबंध उस कम्यूटेटर सेगमेंट से होगा। ठीक है, इस वाइंडिंग को कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? 2 प्रकार से। दोनों का नाम है लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। ठीक है, लैप बाइंडिंग एंड वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग देख लो। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है, ये तो याद करना है सबको। जबकि वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। देखो ये लैप बाइंडिंग होता है ऐसा। लैप मतलब देखो यहाँ से आप वाइंडिंग करना शुरू किए, ये सेगमेंट है, ऐसे टच कराए, फिर रोटेट कराए, फिर दूसरे सेगमेंट में ये माइका है। ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा हुआ पार्ट है। इसको जो समझेगा उसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर वाइंडिंग है और उसका सेगमेंट का पॉइंट किससे जुड़ा है? इस कम्यूटेटर सेगमेंट से। ये देखो नीचे जो है ना कम्यूटेटर सेगमेंट है। ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो इस कम्यूटेटर सेगमेंट को छोड़ करके ये जो कॉपर वाला पार्ट है ना, इसी को वाइंडिंग करना है आपको। यहाँ से देखो ऐसे शुरू किए, फिर इसको जोड़ दिए, फिर यहाँ से लपेट के, मतलब देखो हर बार क्लोज लूप बन रहा है। ये लैप बाइंडिंग है। इसमें क्लोज लूप नहीं बनेगा, बहुत देर से क्लोज लूप बनेगा। देखो यहाँ शुरू किया ऐसे ऐसे, तो ये कैसा है? वेव की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग का शर्त क्या है बेटा? ए बराबर पी। अब कहोगे सर ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पी क्या है? नंबर ऑफ पोल। ये आगे के ईएमएफ इक्वेशन में मैं बताऊंगा। ये एक मैं आगे ईएमएफ इक्वेशन बताऊंगा। ई बराबर पी फाई एन जेड बाई 60A। पी क्या है? पोल है, या फाई क्या है? फ्लक्स है, एन क्या है? जनरेटर की स्पीड है, जेड क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर, ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक मैं आज ऑब्जेक्टिव कराऊंगा लैप बाइंडिंग तक। ठीक है, तो लैप बाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है, ये याद कर लेना। मगर आपको जनरेटर से कम वोल्टेज प्राप्त करना है ना, तो लैप बाइंडिंग करोगे। लेकिन करंट का मान अधिक होता है, मतलब आपको हाई करंट अगर प्राप्त करना है तो लैप बाइंडिंग करोगे, क्योंकि इसमें एक दूसरे के समांतर बहुत सारे परिपथ होने के कारण रजिस्टेंस है ना, रजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक होता है। जबकि वेव बाइंडिंग में वोल्टेज का मान अधिक होता है लेकिन करंट का मान कम होता है। लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम है पैरेलल बाइंडिंग। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर, और वेव बाइंडिंग का मतलब है सीरीज बाइंडिंग। ठीक है, देखो लैप बाइंडिंग मतलब पैरेलल मतलब देखो एक इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। समांतर क्रम में तो है लेकिन क्लोज लूप है ना। समांतर क्रम में होने के साथ क्लोज लूप होना चाहिए। ये देखो इसके भी सामने है लेकिन ये देखो श्रेणी क्रम में है, इसीलिए इसको पैरेलल बाइंडिंग मतलब समांतर क्रम की बाइंडिंग कहते हैं, इसको सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इतना अच्छे समझ गए। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लो 10 मिनट में। ठीक है, देखो आज का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, है ना। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सब लोग समझने का प्रयास करोगे। फिर जैसा भी हो हमके कमेंट बॉक्स में लिख करके एक्सप्लेन करना। ठीक है, इससे बेसिक नहीं होता है, इतने बेसिक से ही पढ़ना चाहिए हमारे समझ से, और यहीं से मैक्सिमम तक समझ पाओगे। अगर ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव माइंड में रहेगा तो वहाँ पर हमारे समझ से मैक्सिमम चीज़ें आप कर पाएंगे। डीसी जनरेटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ये जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये जनरेटर है, आप इसको घुमाएंगे मतलब मैकेनिकल एनर्जी देंगे, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में देंगे। तो यह क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये वाला सही है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। सेकेंड क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना? फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है, ये सभी लोग जानते हो।
डीसी जनरेटर में न्यूनतम पोल की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए जनरेटर है, उसमें पोल होगा, तो एक पोल इधर एक पोल इधर, नॉर्थ और साउथ, तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल कितने होंगे बेटा? 2। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। ये मैंने देखो आज पढ़ाया है, इसको मैंने बना दिया है। ठीक है। देखिए पकड़ने का तरीका, पकड़ोगे कैसे इसको? जो भी है वो क्या है? वेलासिटी है। भी क्या है? वेलासिटी है, गति है, और उसी गति से आप पकड़ेंगे इसको जो अब हम घुमा रहे हैं, किस वेग से घुमा रहे हैं? भी वेलासिटी से। ठीक है। तो वही देखो यहाँ पर लिखा गया भी, और भी देखो किसी में नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। E बराबर BVL साइन थीटा वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है ना? देखिए आर्मेचर किस में घूम रहा है? जनरेटर में। किस दिशा में घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना? तो हमको ये बताओ, जनरेटर है, आर्मेचर के घूमने की दिशा निर्धारित करना है। तो देखो फैराडे ने तो कहा था कि ये विद्युत वाहक बल जनरेट करता है, लेकिन फ्लेमिंग ने कहा था, फ्लेमिंग के राइट मतलब जनरेटर और लेफ्ट मतलब मोटर। तो ट्रिक है याद करने ला, JR जनरेटर राइट हैंड रूल पर काम करता है। किसके? फ्लेमिंग के। ये देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज राइट आंसर। ठीक है, याद कर लेना। ऐसे ट्रिक मैं बताते चलूंगा, साथ में समझ में आता जाएगा। किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर किस दिशा में घूमता है? मैंने अभी बताया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज को अंग्रेजी में क्लॉकवाइज, हिंदी में दक्षिणावर्त, है ना? दक्षिणावर्त कहते हैं। तो जनरेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और यहीं पर अगर मोटर लिख देते तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के नियम में तर्जनी, है ना? तर्जनी कौन सी उंगली है? और मध्यमा, है ना? तर्जनी एवं मध्यमा उंगलियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है ना? 3 उंगलियां होती हैं। ये अंगूठा है, ये प्रथम उंगली है, इसको तर्जनी बोलते हैं। और ये क्या है? मध्यमा। इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वहीं पर ये देखो लिखा गया है, फ्लेमिंग के नियम से तर्जनी। तर्जनी कहाँ है बेटा? ये। और क्या है? मध्यमा मतलब ये। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यही देखो यहाँ लिखा गया है, 90 डिग्री इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना? डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ध्यान से देखो। तो डायनामिक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, देखो इसमें ये तो फील्ड तो रुका हुआ है ना? फील्ड तो रुका हुआ है, लेकिन इसमें घूमने वाला पार्ट है। तो घूम रहा है, तो इसमें आप कहोगे सर घूम रहा है तभी वोल्टेज बना रहा है। अगर ये नहीं घूमेगा तो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। अच्छा ये बताओ, जनरेटर है, अगर उसको हाथ से घुमाओगे नहीं, है ना, मैकेनिकल एनर्जी दोगे नहीं, अगर जीरो कर दोगे, उसको स्टॉप कर दोगे, तो आपको वोल्टेज नहीं देगा। बस वही सिद्धांत है। तो जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है किसके सिद्धांत पर? डायनामिक मतलब गतिज। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ देखो, डीसी जनरेटर का सबसे बाहरी भाग योक या ढांचा बना होता है। एल्युमिनियम हल्का होता है, इससे बनाओगे नहीं। कॉपर महंगा है, इसकी ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती नहीं है, इसीलिए कॉपर से भी नहीं बनाओगे। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा एक ऐसा लोहा होता है जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि देखो, अगर जनरेटर है वो हल्का बना दोगे, तो अगर रोटेट करेगा ना, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब केंद्रीय बल कार्य करेगा, तो वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता है। मतलब कुल मिला करके उसको एक हैवी मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल फोर्स को बियर करने वाला होना चाहिए। तो उस प्रकार से ढलवा लोहा, कॉस्ट आयरन इज राइट आंसर, यही बना सकता है। इससे कमज़ोर ही लोहा होता है, इसमें जो ढलवा लोहा होता है ये मिश्र धातु होता है, इसलिए इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करता है? कौन पथ प्रदान करता है? मैंने बता रखा है, योक। ये देखो, ये डॉट लाइन है ना, ये योक क्या है? इसको पाथ का प्रदान कर रहा है, रास्ता प्रदान कर रहा है। योक माने ढांचा, ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर के घूमने वाला भाग है ना, जनरेटर के घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? आर्मेचर। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये अंदर घूमने वाला पार्ट है ना, ये आर्मेचर कहलाएगा, टोटल आर्मेचर है। ठीक है। किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर परिपथ का सामान्य प्रतिरोध होता है 1 ओम। ये मैंने पढ़ा रखा है डिस्क्रिप्शन में, जितना मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया उतना ऑब्जेक्टिव में करा के दूंगा। डीसी जनरेटर के आर्मेचर पर कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है? 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग, है ना। ये ऑप्शन देख करके समझ जाओगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल के प्रसारित भाग को कहते हैं पोल फ्लक्स, पोल वाइंडिंग, पोल शू, पोल स्लॉट। ठीक है, तो आगे जो है प्रसारित है तो पोल शू। प्रसारित मतलब आगे जो है देखो फैलाव है। ये डायग्राम हमेशा याद रखना, ये आगे वाली बात हो रही है, आगे जो प्रसार है ना उसी की बात हो रही है। पोल शू इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल को बनाया जाता है। फील्ड पोल, ध्यान से देखो, इसमें फील्ड कहाँ है? ये है। इसके पोल को, इसको किससे बनाया जाता है? ऑप्शन देखो आप, कॉपर नहीं, एल्युमिनियम नहीं, जिंक ये भी नहीं, कास्ट स्टील ना। अब कास्ट स्टील अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा ऑप्शन में? सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील भी सही होगा, याद रखना मेरी बात, या एनल्ड स्टील होगा। ठीक है। डीसी जनरेटर के पोल शू को बनाया जाता है। अब पोल शू की बात आ गई है ना। हाँ, पोल शू ये आगे वाला भाग, ठीक है, ये पीछे वाला भाग था। पहला क्वेश्चन जो पढ़े हो ना, फील्ड पोल, ये इसके ये वाला भाग था, लेकिन इसके आगे वाला भाग जो पोल शू है वो किसका बना होता है? तो देखो, इसमें जब कास्ट स्टील है और सिलिकॉन स्टील दोनों ऑप्शन में रहेगा तब हमेशा सिलिकॉन स्टील मारोगे। ठीक है, अगर सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कास्ट स्टील मारोगे, याद रखना मेरी बात। ठीक है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को बनाया जाता है। आर्मेचर का कोर किससे बना होता है? कास्ट स्टील, आयरन, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, है ना, और एल्युमिनियम। तो आर्मेचर कहाँ है? ठीक, ये आर्मेचर है। इसका जो आर्मेचर का ये कोर है ना, अलग अलग बना है, ये कोर किससे बना होता है? यही पूछ रहे हैं। ये कास्ट स्टील नहीं, आयरन नहीं, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील मतलब पटलित सिलिकॉन स्टील, इसी से बनाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं? ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, ये याद रखना मेरी बात। ईडी करंट मतलब भंवर धारा हानियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर के पटलित लैमिनेटेड होने से जनरेटर में कौन सी हानियाँ कम होती है? मतलब आप उसको लैमिनेटेड कर दिए, लैमिनेटेड मतलब समझ रहे हो, इसमें जो है बीच में इन सभी पटलित पत्तियों के बीच में वर्निश की परत चढ़ा दी गई, तो एक पत्ती दूसरे पत्ती से डायरेक्टली जुड़ा नहीं हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वर्निश की परत चढ़ी हुई है, उससे जुड़ा हुआ है। वही देखो लिखा गया यहाँ पर, तो जुड़ी होती है तो कौन सी हानियाँ कम हो जाती है? अभी मैंने बताया भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती हैं, एडी करंट लॉसेस कम हो जाती है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, आर्मेचर के स्लॉट में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? ये देखो, आर्मेचर है, इसके स्लॉट अगर ये जो कटे हैं ना, ये कटे ना रहे तो क्या होगा? कटे ना रहे तो आप उस पर वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है, स्लॉट क्यों कटे रहते हैं? आर्मेचर को घूमने में आसानी हो, बिल्कुल नहीं। अब्रक भरने के लिए, ये तो कम्यूटेटर में भरोगे। यांत्रिक संतुलन, ये भी नहीं। आर्मेचर कुंडली या वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऐसे ही सभी लोग लिखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला है,
आर्मेचर कोर के पटलित पत्तियां लैमिनेटेड स्ट्रिप की मोटाई कितनी होती है? ये जो आर्मेचर है इसके जो पत्तियां हैं कितने mm की एक होती हैं, एक की साइज बतानी है। तो अभी मैंने बताया 3.3 से 0.5 mm तक इसकी मोटाई होती है, ये ऑप्शन सही है। आर्मेचर की वाइंडिंग में किस प्रकार की सप्लाई उत्पन्न होती है? ये आर्मेचर है ना, इसकी वाइंडिंग है, इसमें किस प्रकार की सप्लाई होती है? एसी सप्लाई होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट। ये देखो लिखा एसी सप्लाई इज राइट आंसर, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये सही है। डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग की शर्त क्या है? डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग मतलब जब भी लैप LAP की बात आएगी तो देखो ये A है, ये P है, A बराबर P, ये लैप बाइंडिंग की शर्त है। A बराबर P क्या है? ये सही है। A क्या है? अभी मैं आगे EMF इक्वेशन बताऊंगा। P जानते हो, पैरेलल पाथ, पोल, नंबर ऑफ पोल। A क्या है? पैरेलल पाथ, है ना। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये समझ लो। लैप बाइंडिंग का शर्त है A बराबर P रखना। आर्मेचर में लैप बाइंडिंग करने से क्या होता है? मान लो लैप बाइंडिंग आपने कर दिया तो उसमें क्या होगा? वोल्टेज तो कम बनाएगा वो, लेकिन करंट ज़्यादा बनाएगा। तो देखो लैप बाइंडिंग करने से प्राप्त होता है हाई वोल्टेज, है ना, वोल्टेज हाई रहेगा, करंट हाई रहेगा, पावर हाई रहेगा। क्या हाई रहेगा? ये देखो करंट हाई रहेगा, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। इसके बाद है लैप बाइंडिंग को कहा जाता है पैरेलल बाइंडिंग। LAP, P मतलब पैरेलल बाइंडिंग। याद करना मेरी बात, कोड भाषा है, ये सब टेक्निक है एग्जाम में समझने का। लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है बेटा? पैरेलल बाइंडिंग, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ बाइंडिंग, पैरेलल बाइंडिंग, ये लिख लेना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप बाइंडिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वेल्डिंग जनरेटर में। वेल्डिंग जनरेटर में क्या होता है? हमको हाई करंट की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक। छोटे जनरेटर मतलब स्मॉल जनरेटर बनाने के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग प्रयोग किया जाता है? लैप बाइंडिंग। छोटे जनरेटर से हम ज़्यादा करंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना, लैप बाइंडिंग द्वारा। कम वोल्टेज या विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जाता है, मतलब वोल्टेज आपको कम बनाना है तो फिर लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग इज राइट आंसर। ठीक है। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर होती है ना। ए समांतर पथ है, P क्या है? पोल, तो पोल की संख्या कहाँ है? ये ऑप्शन सही है, पोल की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में स्पार्किंग अधिक होती है? जिसमें करंट की मात्रा ज़्यादा होगी ना, उसमें स्पार्किंग होगी, तो लैप बाइंडिंग। ठीक है। अब आगे से वेव बाइंडिंग में कल से पढ़ाऊंगा। यहाँ से वेव बाइंडिंग की शर्त क्या होती है ये मैं कल से पढ़ाऊंगा। सभी लोग मेहनत करो बेटा, सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। प्रैक्टिस करो और मेरे साथ लिखते चला करो। सभी लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब लोग लिखते चलो, और मैं देखना आने वाले 8-10 दिन में मैक्सिमम चीज़ें आपको जनरेटर में, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर में, है ना, इंडक्शन मोटर में, सब में आने लगेगा। मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और जहाँ जिसको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना और उसका नंबर लिखना। ये देखो मैंने साइड में नंबर लिखा है ना, 30 क्वेश्चन मैंने आज को आपको पढ़ाया है, 30 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की संख्या लिखना और 1-2 लाइन लिखना, मतलब आधा क्वेश्चन भी लिख के छोड़ दोगे तो मैं समझ जाऊंगा इसमें प्रॉब्लम है, मैं उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। ठीक। सभी लोग मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सफलता ज़रूर मिलेगी, सभी को मिलेगी। ठीक है। प्रैक्टिस करने से आता है। देखो यूट्यूब पर प्रॉब्लम ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट रट रहे हैं। अभी मैं जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँ सब लोग रट लेंगे, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, रट लो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ाया है ढंग से आपको, उस डिस्क्रिप्शन में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैंने स्टडी कराया है। ठीक है। जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहाँ एरर हो, आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है। और सभी लोग इसको लिखेंगे, है ना। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अपने अंदर जो छुपी हुई ज्ञान है उसे समझने का प्रयास करोगे तभी आएगा। बाहर दुनिया में तो बहुत कुछ है। ठीक है। मैंने देखा है इंटरनल जो आंतरिक रूप से है वो स्टूडेंट को नहीं आता है। ठीक है। केवल पढ़ने से नहीं होता है, उसको समझना भी पड़ता है। जैसे मैंने चित्र लेकर के समझाया है वैसे ही चित्र लेकर के तुम बनाओगे
अपने माइंड को स्टेबल करोगे तब आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स। सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि सभी लोगों को पता चले। आज से कंटिन्यूअस क्लास चलेगा सभी का। हाँ, विवेक सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊँगा टोटल। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय।